क्या कभी सोचा है कि किसी गर्म बर्तन को छूते ही हाथ अपने आप बिना सोचे एकदम से पीछे कैसे हट जाता है? हाँ, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम सब ने महसूस किया है। या फिर मतलब अंधेरे में हमारी आंखें कैसे काम करने लगती हैं अचानक रोशनी से अंधेरे में जाने पर जो होता है। बिल्कुल। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो एग्जाम में मार्क्स एकदम पक्के। आज के इस जबरदस्त रिवीजन सेशन में हम तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मास्टर नोट्स को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। और आज का हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हमें इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, हम एकदम आसान भाषा में बात करेंगे। मतलब कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हम एनसीईआरटी के फ्लो को मेंटेन करते हुए हर एक चीज को क्रैक करेंगे। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, एकदम क्रम से चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं स्लाइड 1 से। इसमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है। हाँ। शरीर के 2 मेन कंट्रोल रूम होते हैं। हाँ, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। बिल्कुल। अब आते हैं स्लाइड 2 पर, जहां इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में अक्सर आता है। हाँ, और इसके लिए एक बड़ी आसान सी एनालॉजी है। मान लीजिए तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम एक फास्ट व्हाट्सएप मैसेज की तरह है। अरे वाह, ये उदाहरण तो बड़ा रिलेट करने वाला है। है ना? व्हाट्सएप मैसेज मतलब पॉइंट टू पॉइंट, बहुत तेज, लेकिन इसका असर थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। बस मैसेज देखा और बात खत्म। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक ईमेल की तरह है। ये हार्मोन के जरिए काम करता है, थोड़ा धीमा होता है, लेकिन इसका असर शरीर पर लंबे समय तक रहता है। मतलब तंत्रिका तंत्र बिजली की तेजी से तुरंत प्रतिक्रिया देता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू। हाँ बिल्कुल, यही इसका मेन मैकेनिज्म है। चलिए अब बढ़ते हैं स्लाइड 3 की तरफ, जहां मानव तंत्रिका तंत्र का पूरा नक्शा या क्लासिफिकेशन दिया गया है। अच्छा, तो इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है, सेंट्रल यानी सीएनएस और पेरिफेरल यानी पीएनएस। सही। सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इसे आप कंप्यूटर के सीपीयू की तरह मान सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का केंद्र है। और पीएनएस में संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, जिसे हम अफरेंट और इफेरेंट कहते हैं। इसको याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। वो क्या है? ए से अफरेंट मतलब अराइवल। ये वो केबल्स हैं जो शरीर के अंगों से सीएनएस तक सिग्नल लाती हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक है। और ई से इफेरेंट मतलब एग्जिट, जो सीएनएस से कमांड लेकर वापस अंगों तक जाती हैं, ताकि शरीर उस सिग्नल पर रिएक्ट कर सके। चलिए अब बात करते हैं स्लाइड 4 की। यहाँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। न्यूरॉन तो मतलब तंत्रिका तंत्र की सबसे बेसिक यूनिट है ना? हाँ, ये इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला डेंड्राइट्स, जो एंटीना की तरह सिग्नल पकड़ते हैं। फिर सेल बॉडी आती है। बिल्कुल। और सेल बॉडी के अंदर वो निसल कण होते हैं। निसल ग्रैन्यूल्स। ये तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली। ये असल में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और न्यूरॉन का तीसरा हिस्सा है एक्सॉन, जो सिग्नल को आगे सिनेप्स तक ले जाने वाली एक लंबी केबल है। समझ गई। चलिए अब बात करते हैं स्लाइड 5 की, जहां ये बताया गया है कि सिग्नल दौड़ते कैसे हैं। यहाँ 2 तरह के सिनेप्स बताए गए हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। कैसा सवाल? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत तेज होते हैं क्योंकि करंट सीधे बहता है। फिर भी मानव शरीर में ये दुर्लभ हैं, मतलब बहुत रेयर हैं। वेट, सच में? अगर वो इतने फास्ट हैं तो शरीर उनका इस्तेमाल ज्यादा क्यों नहीं करता? स्पीड तो अच्छी चीज है। स्पीड अच्छी है, लेकिन मानव शरीर को सिर्फ स्पीड नहीं, सटीक कंट्रोल चाहिए। मतलब? फाइन ट्यूनिंग। बिल्कुल। रासायनिक सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये रसायन सिग्नल को जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करते हैं, जो सिर्फ ऑन ऑफ वाले इलेक्ट्रिकल स्नैप्स में संभव नहीं है। ओह, अच्छा, ये तो बहुत लॉजिकल है। अब आते हैं स्लाइड 6 पर। यहाँ नर्व इम्पल्स के की फैक्ट्स हैं, खासकर एक्शन और रेस्टिंग पोटेंशियल। हाँ, इसे एग्जाम के लिए याद जरूर रखें। जब न्यूरॉन रेस्ट कर रहा होता है तो सेल के बाहर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव। और एक्शन पोटेंशियल में ये एकदम उल्टा हो जाता है ना, मतलब ध्रुवता पलट जाती है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। एकदम सही। चलिए अब आते हैं स्लाइड 7 पर। यहां से हम शरीर के मास्टरमाइंड यानी ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। सबसे पहले उसकी सुरक्षा। ब्रेन की सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। तो क्रेनियम यानी खोपड़ी के अंदर 3 परतें होती हैं। हाँ, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर होती है, जो बहुत कठोर है। बीच में जाले जैसी एरेक्नॉइड होती है। और सबसे भीतरी परत है पिया मेटर, जिसमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ब्रेन को पोषण देती हैं। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं स्लाइड 8 की।
यहाँ अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के हिस्से बताए गए हैं। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम होता है, मतलब ये पूरे दिमाग का लगभग 80% कवर करता है। हाँ, हमारी याददाश्त, तर्क करने की क्षमता और सारी ऐच्छिक क्रियाएं यहीं प्रोसेस होती हैं। और इसके दोनों हिस्सों को कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। इसी स्लाइड में थैलेमस भी है, जो एक रिले सेंटर है और दर्द या ठंडे गर्म का एहसास कराता है। बिल्कुल। अब स्लाइड 9 की ओर चलते हैं। यहाँ फोर ब्रेन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस। मैं तो इसे शरीर की मास्टर क्लॉक कहती हूँ। ये बहुत सटीक नाम है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान, भूख, प्यास और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी कंट्रोल करता है। मतलब जब हमें भूख से बहुत तेज गुस्सा आता है, हैंग्री फील होता है, तो वो हाइपोथैलेमस ही कर रहा होता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं स्लाइड 10 पर। इसमें मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन के कार्य हैं। मिड ब्रेन में वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है ना? एकदम सही। ये 4 छोटे पिंड होते हैं जो विजन और हियरिंग यानी दृष्टि और श्रवण के रिफ्लेक्सेस को हैंडल करते हैं। जैसे अचानक कोई आवाज सुनकर मुड़ जाना। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं स्लाइड 11 की तरफ, जहां पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन की बात की गई है। हाइंड ब्रेन की तो 3 मेन हिस्से हैं। पहला है सेरेबेलम, जो शरीर का संतुलन और पोस्चर बनाता है। हाँ, जैसे साइकिल चलाते समय जो बैलेंस बनता है, वो मसल मेमोरी सेरेबेलम का ही काम है। और दूसरा हिस्सा है मेड्यूला, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन या उल्टी आना, जिन पर हमारा कोई बस नहीं है। और तीसरा हिस्सा है पोन्स, जो मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले पुल का काम करता है। चलिए अब स्लाइड 12 देखते हैं। स्लाइड 12 में तंत्रिकाओं के जाल के बारे में है। कपालीय तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स और मेरु तंत्रिकाएं मतलब स्पाइनल नर्व्स। यहाँ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सीधे पूछे जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो सीधे ब्रेन से निकलती हैं, वो 12 जोड़ी होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से पूरे शरीर में जाती हैं, वो 31 जोड़ी होती हैं। इसे एकदम रट लेना चाहिए, 12 और 31। बिल्कुल। अब आते हैं स्लाइड 13 पर। ये प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में है। शुरुआत में जो हमने गर्म बर्तन वाला उदाहरण लिया था, मुझे तो हमेशा बड़ी हैरानी होती है कि इस रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा दिमाग तुरंत शामिल ही नहीं होता। हाँ, ये प्रकृति का एक बेहतरीन बचाव तंत्र है। अत्यंत तेज प्रतिक्रिया के लिए कंट्रोल सीधे मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड एक लोकल मैनेजर की तरह इमरजेंसी में खुद ही फैसला ले लेता है ताकि टाइम बच सके। एग्जैक्टली। रिफ्लेक्स आर्क का क्रम ऐसे चलता है। सबसे पहले उद्दीपन, फिर ग्राही अंग, उसके बाद संवेदी तंत्रिका। उसके बाद सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर वहां से प्रेरक तंत्रिका और आखिर में मांसपेशी में संकुचन होता है, जिससे हम हाथ हटा लेते हैं। एकदम क्लियर। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं स्लाइड 14 की। इस स्लाइड में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का अंतर समझाया गया है। तो ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी क्रियाएं वो हैं जो हम मर्जी से करते हैं, जैसे चलना या बोलना। इन्हें फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। सही कहा। और अनैच्छिक वो है जिन पर हमारा बस नहीं है, जैसे दिल की धड़कन। इन्हें हाइंड ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। बिल्कुल। चलिए अब स्लाइड 15 पर आते हैं। यहाँ से संवेदी अंगों की बात शुरू होती है, खास तौर पर आंख की। आंख के रेटिना में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। हाँ, ये वो जगह है जहाँ कोई दृष्टि नहीं होती, क्योंकि वहाँ से ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकल रही होती हैं। वहाँ सेंसर लगाने की जगह ही नहीं होती। और इसी के विपरीत एक दूसरा हिस्सा है फोविया या मैक्यूला, जहाँ सबसे तेज दृष्टि होती है। एकदम सही। अब बात करते हैं स्लाइड 16 की। इसमें आंख के अंदर मौजूद शंकु और शलाकाओं की जानकारी है। मतलब कोन्स और रॉड्स। कोन्स तेज रोशनी में काम करते हैं और रंग पहचानने का काम करते हैं। सी से कोन्स और सी से कलर। ये याद रखने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। और रॉड्स जो है वो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब वो हमें कम रोशनी में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, लेकिन रंग नहीं बता सकते। एग्जैक्टली। अब आते हैं स्लाइड 17 पर। ये कान के बारे में। और यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कान सिर्फ सुनने के लिए है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो इस चैप्टर से दूर होती है। तो असल में कान का दूसरा काम क्या है? देखिए, सुनने का काम तो कॉक्लिया करता है, जो ध्वनि का पिच तय करता है। लेकिन कान का जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, वो शरीर का संतुलन बनाता है। अरे वाह, मतलब हमारे सीधे खड़े रहने में कान के अंदर के तरल पदार्थ का इतना बड़ा रोल है। ये तो सच में अमेजिंग है। बिल्कुल।
चलिए अब स्लाइड 18 की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 18 और 19 में परीक्षा की दृष्टि से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं। तो स्लाइड 18 का पहला फैक्ट है कि पादपों यानी प्लांट्स में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। उनमें केवल हार्मोनल प्रतिक्रिया होती है। हाँ, जैसे छुई मुई का पौधा तंत्रिका तंत्र से नहीं, पानी की दबाव से सिकुड़ता है। और दूसरा फैक्ट है ऑप्टिक चियाज़्मा के बारे में। ये वो एक्स आकार की जगह है जहां हमारी आंखों की तंत्रिका फाइबर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड 19 की। इसका तीसरा फैक्ट है कॉर्पस कैलोसम के बारे में, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये इतना अहम है कि बार बार आता है। ये सेरिब्रम के दोनों गोलार्धों को जोड़ता है। और चौथा और आखिरी फैक्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। अगर मेरू रज्जु में चोट लग जाए तो क्या होगा? तो मस्तिष्क और शरीर का कनेक्शन टूट जाता है, सिग्नल बाधित हो जाते हैं, जिससे लकवा यानी पैरालिसिस हो सकता है और सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं भी काम करना बंद कर देती हैं। ये तो काफी सीरियस है। तो फाइनली अब आते हैं हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड 20 पर, जहां हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए रैपिड फायर स्टाइल में मेन पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। शरीर की मास्टर क्लॉक किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। संतुलन का काम कौन करता है? सेरिबेलम। और तंत्रिकाओं की संख्या? 12 जोड़ी क्रेनियल और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स। ध्वनि का पिच कौन तय करता है? कॉक्लिया। अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल किसके पास है? मेड्यूला के पास। और दृष्टि और श्रवण का केंद्र? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बात है, एकदम शानदार रिवीजन हो गया। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं बस एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, जब हम आराम से सो रहे होते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क और मेरू रज्जु बिना हमारी जानकारी के शरीर के लाखों सिग्नल्स को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हमारा चेतन मन तो उस विशाल नेटवर्क का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इस रहस्य के बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचेंगे। विज्ञान जितना सुलझाता है उतना ही हैरान भी करता है। और एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बस यही मैसेज है कि ऐसे ही लगातार पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हुए आगे बढ़ो, सफलता निश्चित है।